Hello students, this is Preeti. Welcome to Skyland Education, the Education Hub. Students, हम numpy array के 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। ये numpy array का 3rd वीडियो है। इस वीडियो में हम numpy array पे वर्क करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, आप लोग के लिए बेनिफिशियल हैं, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि एरे के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देन हम स्टडी करेंगे एरे की स्लाइसिंग। देन हम स्टडी करेंगे कि हम नमपाई एरे को कैसे ट्रांसपोज कर सकते हैं। देन हम कॉन्केटिनेशन सीखेंगे नमपाई एरे का। देन हम स्टडी करेंगे सॉर्टिंग ऑफ नमपाई एरे। देन हम नमपाई एरे को स्प्लिट करना सीखेंगे एंड इन द लास्ट एज यूजुअल हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स यूजिंग एरे इंडेक्सिंग, यानी एरे इंडेक्सिंग का यूज़ करके नमपाई एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना। स्टूडेंट्स, हम इंडेक्सिंग का यूज़ करके 1D एरे से भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और 2D एरे के एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम 1D एरे को देख लेते हैं कि हम 1D एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे। इसको एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले एरे का नेम देते हैं। देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उस इंडेक्स को लिखते हैं जिस इंडेक्स के एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट किया हुआ है एरे 1 और इसमें हमने 4 एलिमेंट्स स्टोर कराए हैं 17, 23, 12 एंड 20। अगर हम इस 17 एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हम 0 इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम -4 इंडेक्सिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 23 को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम 1 इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम -3 का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 12 को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इंडेक्स में 2 भी दे सकते हैं या फिर -2 भी दे सकते हैं। अगर हम 20 को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम 3 भी दे सकते हैं या हम -1 भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2D एरे। 2D एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले अपने एरे का नेम देते हैं। देन हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रो की इंडेक्स लिखते हैं। देन हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम की इंडेक्स लिखते हैं। यहाँ पे हमने एक 2D एरे लिया हुआ है जिसमें हमने 8 एलिमेंट्स को स्टोर कराया हुआ है 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 9। स्टूडेंट्स, अगर हम 1 को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम रो इंडेक्स को लेंगे जो कि 0 है और फिर हम कॉलम इंडेक्स को लिखेंगे जो कि 0 है। तो अगर हमें 1 को एक्सेस करना है तो हम पहले एरे का नेम देंगे। देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 0। देन अगेन हम लिखेंगे 0 जिसमें कि पहला 0 रो को रिप्रेजेंट करेगा और देन नेक्स्ट 0 हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम 0 की जगह -2 लिखें और सेकंड 0 की जगह हम -4 लिखें तो भी हमारा 1 ही एक्सेस होगा। देन अगर हम 2 को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इंडेक्सेस देंगे 0 एंड 1 या हम देंगे -2 एंड -3। अगर हम 3 को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें इंडेक्सेस देनी होंगी 0 एंड 2 या -2 एंड -2। ऐसे ही अगर हम 4 को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें इंडेक्सेस देनी होंगी 0 एंड 3 या -2 एंड -1। एज इट इज़, अगर हम 6 को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें इंडेक्स देनी होगी 1 क्योंकि अब हम 1 रो पे आ चुके हैं। देन हम कॉलम इंडेक्स में 0 लिखेंगे या फिर हम रो इंडेक्स में -1 लिख सकते हैं और कॉलम इंडेक्स में -4 लिख सकते हैं। अगर हम 7 को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम रो इंडेक्स में 1 लिखेंगे और कॉलम इंडेक्स में भी 1 लिखेंगे या हम रो इंडेक्स में -1 दे सकते हैं और कॉलम इंडेक्स में -3 दे सकते हैं। तो बाकी जो बचे हुए 2 एलिमेंट्स हैं उनको भी हम इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए इस एक्सेसिंग को हम थ्रू एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एरे क्रिएट किया हुआ है एरे 1 एंड एरे 2। सेम जो हमने एग्जांपल देखा था वही एरे मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। अब हम इनके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना 1D एरे ले लेते हैं जो कि एरे 1 है और इसके हम फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे।
और इसके हम फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। इसके फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स में 0 भी दे सकते हैं और -4 भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 0 का यूज़ करके दिखा रही हूँ। आप इसको एंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 17 रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब देन हम नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करके देखेंगे और मैंने यहाँ पे दिया है -4 और जैसे ही आप इसको रन करेंगे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने 17 रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब हम एक्सेस करेंगे 12 को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम अपने एरे का नेम लिखेंगे, देन हम इसकी इंडेक्स लिखेंगे, जो कि अगर हम इसकी पॉजिटिव इंडेक्स लेते हैं तो वो 2 है। मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, तो आपके सामने 12 रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब अगर हम इसको नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करके एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें -2 देना होगा और ये 12 आपके सामने रिप्रेजेंट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको 1D एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम 2D एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2D एरे भी क्रिएट किया हुआ है। अब हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम देंगे एरे का नेम, जो कि एरे 2 है। देन हम यहाँ पे रो इंडेक्स देंगे और देन स्टूडेंट्स हम कॉलम इंडेक्स देंगे। तो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स हम कैसे देंगे? सबसे पहले हमें देनी होती है रो इंडेक्स। अगर हमें 1 को एक्सेस करना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम उसकी रो इंडेक्स देंगे, जो कि 0 है, और या हम -2 भी दे सकते हैं। और अगर हम कॉलम इंडेक्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -4 है, तो आप इन दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 0 0 दे रही हूँ, 0 एंड 0, और स्टूडेंट्स आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा 1। देन हम नेगेटिव इंडेक्सेस का यूज़ करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मुझे देना होगा -2 रो इंडेक्स में और कॉलम इंडेक्स में देना होगा -4। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने किस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सेस का यूज़ करके सेम एलिमेंट को एक्सेस कराया है। देन हम इस 8 को एक्सेस करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपने एरे का नेम, देन हम रो इंडेक्स देंगे एंड देन हम कॉलम इंडेक्स देंगे। तो जो हमारा ये एलिमेंट है, इसकी रो इंडेक्स 1 है या तो -1 है, और इसकी कॉलम इंडेक्स या तो 2 होगी या फिर -2 होगी। चलिए हम दोनों का ही यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं रो इंडेक्स दूँगी, देन मैं कॉलम इंडेक्स दूँगी। तो स्टूडेंट्स आपके सामने 8 रिप्रेजेंट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसको एक्सेस करके देखेंगे बाय यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स है हमारी -1 रो की, और कॉलम की भी नेगेटिव इंडेक्स होगी -2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम 2D एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एरे स्लाइसिंग। स्टूडेंट्स, कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी एग्जिस्टिंग एरे के पार्ट को या फिर सबसेट को एक्सट्रैक्ट करने की। तो जब हम किसी एग्जिस्टिंग एरे के किसी पार्ट को या फिर सबसेट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम उसको स्लाइसिंग बोलते हैं। हम स्लाइसिंग 1D एरे पे भी कर सकते हैं और 2D एरे पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम 1D एरे पे स्लाइसिंग कैसे करेंगे। तो इसका सिंटैक्स है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने एरे का नेम देते हैं, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें स्टार्ट वैल्यू देनी होती है, स्टॉप वैल्यू देनी होती है एंड देन स्टेप वैल्यू देनी होती है। स्टार्ट वैल्यू इस स्लाइसिंग की स्टार्टिंग बताती है, स्टॉप वैल्यू इस स्लाइसिंग की स्टॉप वैल्यू होती है, एंड देन जो इसमें स्टेप वैल्यू होती है वो जो ये वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट होके आएंगी इनके बीच में गैप बताती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमें इन तीनों ही वैल्यूज़ को नहीं देते हैं तो इनकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं। स्टार्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी 0, स्टॉप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी डायमेंशन साइज़। डायमेंशन साइज़ से यहाँ पे मतलब है स्टूडेंट्स कि जो भी आपके एरे का साइज़ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टॉप वैल्यू में चला जाएगा, और स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेट हो जाएगी। चलिए इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट किया हुआ है ARR, और इसमें हमने 8 एलिमेंट्स स्टोर कराए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन हमने इसमें 1D एरे स्लाइसिंग परफॉर्म करवाई हुई है डिफरेंट वेज में। इन सभी एग्जांपल्स को स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एरे क्रिएट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस। अब हम इन सभी एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली समझेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे इस A का मतलब है
स्टार्ट वैल्यू, एंड इस बी का मतलब है स्टॉप वैल्यू, एंड इस सी का मतलब है स्टेप वैल्यू। तो चलिए हम वन बाय वन इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एग्जांपल में कि हम यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू भी देंगे और स्टॉप वैल्यू भी देंगे। तो सबसे पहले हम अपने एरे का नेम लिखेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एक स्टार्ट वैल्यू देंगे, मैंने दी है 2, देन हम कॉलन का यूज़ करेंगे और देन हम स्टॉप वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉप वैल्यू दी है 6। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने 3, 4, 5 एंड 6 ये 4 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हो चुके हैं। यहाँ पे 2 से मतलब है आपका 2 इंडेक्स का एलिमेंट जो कि 3 है। देन हमने जो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू दी हुई है 6 यानी 6 इंडेक्स का एलिमेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारी स्टॉप वैल्यू होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी इस 6 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो हमारे सामने जो वैल्यूज़ रिप्रेजेंट होंगी 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि इस 3 की इंडेक्स वैल्यू 2 है और इस 4 की इंडेक्स वैल्यू 3 है, 5 की इंडेक्स वैल्यू 4 है एंड 6 की इंडेक्स वैल्यू 5 है। तो इस रेंज के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से एलिमेंट डिस्प्ले होंगे, 2, 3, 4 एंड 5 इंडेक्स के एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे जो कि 3, 4, 5 एंड 6 हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी हुई है लेकिन इसमें हमने स्टॉप वैल्यू दी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट वैल्यू नहीं दे रही हूँ और मैं यहाँ पे स्टॉप वैल्यू दे रही हूँ 7। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में आपके सामने क्या रिप्रेजेंट होगा, चलिए हम इसको एक बार ही रन करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली 0 से आपके सारे 0th इंडेक्स से सारे एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने स्टॉप वैल्यू दी हुई है 7 और 7th इंडेक्स का एलिमेंट 8 था, तो 8 को रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ 6 इंडेक्स के एलिमेंट तक को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने स्टॉप वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ पे हम एक स्टार्ट वैल्यू दे देते हैं, मैंने दिया है 3 और यहाँ पे हम स्टॉप वैल्यू नहीं देंगे स्टूडेंट्स। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे स्टॉप वैल्यू नहीं देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डायमेंशन का साइज़ ले लेता है, यानी हमारा जो एरे होगा वो लास्ट तक डिस्प्ले हो जाएगा और उसकी स्टार्टिंग होगी इस स्टार्ट वैल्यू से। देन हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हमें स्टार्ट वैल्यू देनी है लेकिन यहाँ पे हम स्टॉप वैल्यू में एक निगेटिव वैल्यू दे रहे हैं। तो स्टार्ट वैल्यू हम ले लेते हैं 2 और स्टॉप वैल्यू हम दे रहे हैं स्टूडेंट्स -1। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो एरे डिस्प्ले हुआ है 3, 4, 5, 6, 7 एंड 6 एंड 7 डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट से है जो कि 3 है और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ये -1 है, ये जो हमने स्टॉप वैल्यू ली हुई है स्टूडेंट्स आपने अभी पिछले एग्जांपल में देखा था जब हमने एक्सेसिंग बढ़ा था तो हमने देखा था कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम थ्रू नेगेटिव इंडेक्सेस भी एक्सेस कर सकते हैं और जो ये -1 इंडेक्स होगा वो इस 8th एलिमेंट का होगा। तो यहाँ पे अगर हम एरे कंसिडर करें तो वो हमारा एरे होगा इस एलिमेंट से इस एलिमेंट तक, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इस वैल्यू को एक्सक्लूड कर देते हैं, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे वो 7 तक ही होंगे, 8 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं और यहाँ पे मैं फिर से स्टार्ट वैल्यू दे रही हूँ 2 और स्टॉप वैल्यू मैंने इस बार दी है -2। तो स्टूडेंट्स अगर हम निगेटिव इंडेक्सेस की बात करते हैं तो -2 जो इंडेक्स होगी वो 7 की होगी। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ रिप्रेजेंट होंगी वो 6 तक होंगी और कहाँ से होंगी स्टूडेंट्स, 3 से होंगी, क्योंकि जो ये 2 है ये हमारे इस एलिमेंट की इंडेक्स है। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे सामने 3, 4, 5 एंड 6 रिप्रेजेंट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे थे उनमें हमने स्टेप वैल्यू का यूज़ नहीं किया था। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम स्टेप वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे अपने एरे का नेम, देन हम देंगे स्टार्ट वैल्यू,
मैं 0 से देना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। और स्टॉप वैल्यू भी मैं कंप्लीट डायमेंशन लेना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने स्टॉप वैल्यू भी स्किप कर दी है। और यहाँ पे हम स्टेप वैल्यू देंगे 2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने जो एरे रिप्रेजेंट होगा उसमें ऑल्टरनेट वैल्यूज़ आ जाएंगी। ऐसा क्यों हुआ है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने पूरा एरे कंसीडर किया हुआ है और इस एरे में जो हमने स्टेप वैल्यू दी है वो 2 की दी हुई है। तो हमारे सामने जो वैल्यूज़ रिप्रेजेंट होंगी वो 2 के गैप पे रिप्रेजेंट होंगी। हम इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने दिया है AR यानी अपने एरे का नेम, देन मैंने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है और मैंने स्टॉप वैल्यू भी नहीं दी है और मैं स्टेप वैल्यू दे रही हूँ 3। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अब आपके सामने जो एरे रिप्रेजेंट हुआ है वो उसमें जो गैप है वो 3 डिजिट का गैप होगा, क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू 3 दी हुई है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको एरे स्लाइसिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं कि 2D एरे पे हम स्लाइसिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देते हैं एरे का नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम रो स्लाइसिंग पैरामीटर्स देते हैं और कॉलम स्लाइसिंग पैरामीटर्स देते हैं। रो स्लाइसिंग पैरामीटर्स में हमारे 3 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट है स्टार्ट, सेकंड है स्टॉप एंड थर्ड पैरामीटर है स्टेप। देन हम कॉमा लगाते हैं और कॉमा के बाद हम कॉलम स्लाइसिंग पैरामीटर्स देते हैं। कॉलम स्लाइसिंग में भी 3 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट है आपका स्टार्ट, सेकंड है स्टॉप एंड थर्ड पैरामीटर है स्टेप। अगर हम स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप इन तीनों ही पैरामीटर्स को स्किप कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इनकी कुछ वैल्यूज़ कंसीडर होती हैं। जैसे स्टार्ट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, स्टॉप की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डायमेंशन साइज़ यानी आपका जो कंप्लीट एरे का साइज़ है वो स्टॉप वैल्यू में स्टोर हो जाएगा एंड स्टेप वैल्यू आपकी सेट हो जाएगी 1। स्टूडेंट्स जब हम 2D एरे पे स्लाइसिंग परफॉर्म करते हैं तो वो स्लाइसिंग किस तरीके से परफॉर्म होगी उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारी रो स्लाइसिंग होती है वो परफॉर्म होती है, यानी कि जो भी हमने रो स्लाइसिंग के पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग रो स्लाइसिंग परफॉर्म होंगी, यानी हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। देन जो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी एक्सट्रैक्ट हुई हैं उन रोज़ पे कॉलम स्लाइसिंग परफॉर्म होगी और हमें अपना डिज़ायर 2D एरे का स्लाइस मिल जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम रो स्लाइसिंग के पैरामीटर्स को नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम एरे से सारी की सारी रोज़ को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके सामने सारी की सारी रो ही डिस्प्ले हो जाएंगी। सेम ऐसे ही अगर हम कॉलम स्लाइसिंग पैरामीटर्स में कॉलम स्लाइसिंग के सभी पैरामीटर्स को स्किप कर देते हैं यानी उनको हम नहीं देते हैं तो आपके सामने सारे के सारे कॉलम रिप्रेजेंट होंगे, यानी कि सारे के सारे कॉलम्स पे स्लाइसिंग परफॉर्म होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2D एरे की स्लाइसिंग का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम इस एग्जाम्पल पे कैसे डिफरेंट वेज में स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एरे क्रिएट किया हुआ है, एरे 2, जो कि हमारे इस एग्जाम्पल के ही अकॉर्डिंग है। देन हम इन एग्जाम्पल्स को 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये वाला एग्जाम्पल है, हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले दिया अपने एरे का नेम जो कि एरे 2 है। देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है कॉलन, यानी मैंने रो स्लाइस में स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू नहीं देंगे तो हमारी रो 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि इस वाली रो से स्टार्ट होगी और हमने स्टॉप वैल्यू दी है 3, तो यानी हमारी जो रोज़ कंसीडर होंगी वो होंगी 0, 1 एंड 2। देन मैंने यहाँ पे कॉलम में स्टार्ट वैल्यू दी है 3, तो हमारा जो कॉलम की जो स्टार्टिंग होगी वो 3rd इंडेक्स से होगी, यानी कि यहाँ से हमारा कॉलम स्टार्ट होगा। और देन हमने स्टॉप वैल्यू नहीं दी है, तो यानी कि इस इंडेक्स के बाद जितनी भी कॉलम्स हैं उन सभी को कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो रो थी, जो हमारी रो थी वो हमने ली हुई थी 0, 1 एंड 2, यानी कि यहाँ तक की हमारी रो कंसीडर हो रही थी। और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले जो इन स्लाइसिंग होती है वो रो पे होती है, तो सबसे पहले हमारी रो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी यहाँ तक की, यानी 0, 1 एंड 2, एंड देन इन 3 रोज़ पे कॉलम स्लाइसिंग परफॉर्म होगी। और कॉलम की जो स्लाइसिंग है उसकी स्टार्टिंग हो रही है 3 से, यानी कि इस वाले कॉलम से, और देन ये लास्ट तक होगी, तो इस कॉलम से लास्ट तक
जितने भी कॉलम्स हैं वो सभी रिप्रेजेंट हो जाएंगे। हमारे सामने सिर्फ 2 ही कॉलम है, तो ये 2 ही कॉलम रिप्रेजेंट होंगे हमारे सामने। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने जो रिप्रेजेंट होंगे वो 12, 15, 27, 30, 42 एंड 45 डिस्प्ले होंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यही वाला स्लाइस रिप्रेजेंट हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं। इसके लिए हम दे रहे हैं सबसे पहले एरे का नेम जो कि एरे 2 है। देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं सबसे पहले दे रही हूँ 1, देन मैंने कॉलन लिखा है एंड देन मैंने स्टेप वैल्यू दी है 2, देन मैंने लिखा है कॉलन एंड देन मैंने दिया है 3। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि रो पैरामीटर्स में, रो स्लाइसिंग पैरामीटर्स में हमने स्टार्ट वैल्यू दी है 1, हमने स्टॉप वैल्यू नहीं दी है और यहाँ पे हमने स्टेप वैल्यू दी है 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी कौन कौन सी रो एक्सट्रैक्ट होंगी वो हम देख लेते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग 1 से हो रही है, तो हमारी जो 0th इंडेक्स की रो होगी वो स्किप हो जाएगी। तो हमारी जो रो कंसीडर होंगी वो 1, 2, 3 एंड 4 ये वाली रोज़ हमारी कंसीडर होंगी। देन यहाँ पे हमारी स्टॉप वैल्यू 2 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो रोज़ कंसीडर होंगी वो ऑल्टरनेट होंगी, यानी हमारी जो रो एक्सट्रैक्ट हो रही हैं वो ये वाली होगी और ये वाली होगी, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स की और थर्ड इंडेक्स की। देन हमने यहाँ पे कॉलम स्लाइसिंग लगाई हुई है। कॉलम स्लाइसिंग में हमारी स्टार्ट वैल्यू 0 है, तो यानी हमारे जो कॉलम्स हैं वो स्टार्टिंग से होंगे। और देन यहाँ पे जो स्टॉप वैल्यू है वो 3 है, तो हमारे सामने कौन कौन से कॉलम रिप्रेजेंट होंगे यानी एक्सट्रैक्ट होंगे, वो होगा 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकेंड इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारे 3 कॉलम्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं और इन 3 जो ये कॉलम की स्लाइसिंग परफॉर्म होगी वो रो की स्लाइसिंग पे होगी। तो हमारे सामने रो थी, जो हमारी रो एक्सट्रैक्ट होके आई थी वो थी ये वाली और स्टूडेंट्स ये वाली। और यहाँ पे क्योंकि हमारी जो कॉलम स्लाइसिंग है वो स्टार्टिंग से 3 तक है, तो हमारे सामने इस रो के ये 3 एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे और इस रो के ये 3 एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे। चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो एरे रिप्रेजेंट हुआ है उसमें जो हमारी फर्स्ट इंडेक्स की रो है उसके स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट और जो हमारी थर्ड इंडेक्स की रो है उसके स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट रिप्रेजेंट हो चुके हैं। चलिए अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने दिया है एरे का नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने कॉलन लगाया है, यानी हमने ना तो स्टार्ट वैल्यू दी है ना ही हमने स्टॉप वैल्यू दी है, यानी हमारा पूरा रो स्लाइसिंग यानी हमने सारी की सारी रो को कंसीडर किया हुआ है। और हमने यहाँ पे स्टेप वैल्यू दी है स्टूडेंट्स 3। देन हमने कॉलम स्लाइसिंग में भी हमने पूरे के पूरे कॉलम्स को कंसीडर किया हुआ है और देन हमने यहाँ पे स्टेप वैल्यू दी है 2। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे सामने कौन कौन सी रो एक्सट्रैक्ट होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पूरा का पूरा ही एरे कंसीडर किया हुआ है, यानी सारी की सारी रो को हमने कंसीडर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू है वो 3 है, यानी कि हमारी फर्स्ट रो डिस्प्ले होगी, देन उसके बाद हमारी थर्ड रो डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ 2 ही रो एक्सट्रैक्ट हो पाएंगी, हमारी ये वाली यानी 0th इंडेक्स वाली एंड थर्ड इंडेक्स वाली। अब इन 2 रो पे हमारी कॉलम स्लाइसिंग परफॉर्म होगी। तो कॉलम स्लाइसिंग में सारे के सारे ही कॉलम्स लिए हुए हैं और उन कॉलम्स पे हमने स्टेप वैल्यू दी है 2। तो यानी कि इस वाली रो से और इस वाली रो से ऑल्टरनेट एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे। जैसे सबसे पहले 3 डिस्प्ले होगा, देन 9 डिस्प्ले होगा, देन 15 डिस्प्ले होगा, देन इस वाली रो में से 48 डिस्प्ले होगा, देन 54 डिस्प्ले होगा एंड देन 60 डिस्प्ले होगा। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सामने कौन कौन से एलिमेंट्स डिस्प्ले हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स जो बाकी एग्जांपल्स हैं उनको भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ नंपाई एरेज। स्टूडेंट्स ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो हमारी रोज़ होती हैं उनको हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं और जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनको हम रोज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एरे क्रिएट कर लिया है, एरे 3, जो कि हमारे एग्जाम्पल के ही अकॉर्डिंग है। अब हम इस पर ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। इसके लिए हम ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एरे का नेम देंगे, देन हम लिखेंगे
ट्रांसपोज, जो कि हमारे फंक्शन का नेम है, और हम इसको रन करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा एरे है वो कन्वर्ट हो चुका है। जो हमारी ये रोज़ थी वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और जो हमारे ये कॉलम्स थे ये रोज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको ट्रांसपोज फंक्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्कैटिनेटिंग नमपाई एरेज। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा एरेज को जॉइन करना। नमपाई लाइब्रेरी में कॉन्कैटिनेशन के लिए कुछ फंक्शंस प्रोवाइड होते हैं, जैसे कॉन्कैट, एचस्टैक एंड वीस्टैक। सबसे पहले हम कॉन्कैट फंक्शन को स्टडी करेंगे। अगर हम कॉन्कैट फंक्शन का यूज़ करके एरेज को जॉइन कर रहे हैं तो जो एरेज हम जॉइन कर रहे हैं वो या तो रो वाइज जॉइन होंगे या तो वो कॉलम वाइज जॉइन होंगे। पर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस डायमेंशन पे आप एरे को जॉइन कर रहे हैं वो डायमेंशन दोनों ही एरेज में सेम होना चाहिए। अगर आपके डायमेंशंस मैच नहीं हो रहे हैं तो आपके एरे जॉइन भी नहीं होंगे और एरर शो होगी। चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम नमपाई लाइब्रेरी के आइडेंटिफायर का नेम देते हैं, देन हम कॉन्कैट फंक्शन का यूज़ करते हैं, देन हम पैरेंथेसिस के अंदर उन एरेज को लिखते हैं जिनको कि हम जॉइन कराना चाहते हैं। इन एरेज के नेम भी हम पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। देन सेकंड आर्ग्यूमेंट में हमें एक्सिस की वैल्यू देनी होती है। एक्सिस की दो पॉसिबल वैल्यू होती हैं, 0 एंड 1। अगर हम एक्सिस की वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 कंसीडर होती है, और अगर एक्सिस की वैल्यू 0 कंसीडर हो रही है तो जो हमने एरेज यहाँ पे लिखे हैं जॉइन करने के लिए वो रो वाइज जॉइन होंगे। लेकिन अगर हम एक्सिस की वैल्यू 1 स्पेसिफाई करते हैं तो जो हमने एरे ज्वाइन करने के लिए दिए हुए हैं वो कॉलम वाइज ज्वाइन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम कॉन्कैट फंक्शन को प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके लिए हमने 5 एरेज ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5। तो ये हमारे वही जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग ये एरेज मैंने क्रिएट किए हुए हैं। स्टूडेंट्स अगर आप इस A1 को देखेंगे, जो हमारा A1 एरे है उसको देखेंगे तो हम उसको कॉन्कैट कर सकते हैं इसके साथ, यानी वो A4 के साथ कॉन्कैट हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे कॉन्कैट हो सकता है, ये एरे यहाँ पे कॉन्कैट नहीं हो सकता है। और स्टूडेंट्स अगर हम A2 की बात करते हैं तो A2 A1 के साथ कॉन्कैट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके कोई से भी डायमेंशन मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है वो 2,4 है और इसका जो डायमेंशन है वो 3,3 है। तो ये दोनों आपस में कॉन्कैट नहीं हो सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम A3 की बात करते हैं तो इसकी जो शेप है वो 3,2 की है। तो ये वाला एरे इसके साथ कॉन्कैट हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे कॉन्कैट हो सकता है, वो यहाँ पे कॉन्कैट नहीं हो पाएगा। देन हमारा एरे 5 है, ये भी A1 के साथ कॉन्कैट हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे कॉन्कैट नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ यहाँ पे ही कॉन्कैट हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आप समझ चुके होंगे कि हम किस तरीके से एरे को कॉन्कैट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा है con1, जो हमारे न्यू एरे का नेम होगा जो कि कॉन्कैट करने के बाद आएगा। देन np डॉट कॉन्कैटनेट, जो कि हमारे फंक्शन का नेम है। देन स्टूडेंट्स पैरेंथेसिस के अंदर हम उन एरेज के नेम देंगे जिनको कि हम कॉन्कैट करना चाह रहे हैं। तो मैंने दिया है A1 एंड A5 और यहाँ पे हम एक्सिस स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर आप स्पेसिफाई नहीं भी करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही लेगा। अब हम इसको रन करके देख लेंगे। तो हमारे एरे कॉन्कैट हो चुके हैं और कॉन्कैट होके एक नया एरे क्रिएट हुआ है जो कि con1 है। अब हम इस con1 को प्रिंट करा के देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे एरे कॉन्कैट हो चुके हैं। हमने इसको एक्सिस 0 पे दिया था। अगर हम एक्सिस 0 पे कॉन्कैट करते हैं तो जो हमारे एरे कॉन्कैट होंगे वो रो वाइज होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारा एरे 1 है जो कि यहाँ तक है। देन हमने सेकंड एरे को, यानी जो हमारा A5 एरे था उसको कॉन्कैट किया था, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा जो कि ये वाला है। चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने दिया हुआ है con2, देन हम देंगे
concatenate एंड पैरेंथेसिस के अंदर हम देंगे A1 एंड A3, क्योंकि एट प्रेजेंट हम A1 और A3 को ऐड करना चाह रहे हैं, सॉरी कॉन्केट करना चाह रहे हैं, और इनको हम कर रहे हैं एक्सिस 1 पे। स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सिस की वैल्यू 1 देते हैं तो जो हमारे एरे होंगे वो कॉलम वाइज ऐड होंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा A1 एरे है और ये हमारा A3 एरे है। तो स्टूडेंट्स, हम इनको रो वाइज ऐड नहीं कर सकते हैं। आप इस एरे को यहाँ पे ऐड नहीं कर पाएंगे, आप इस एरे को सिर्फ यहीं पे ऐड कर पाएंगे, यानी आप इसको एक्सिस 1 पे ऐड कर सकते हैं, यानी कॉन्केट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्सिस 1 लिखा हुआ है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारा A1 एरे जो कि ये है वो A3 के साथ जो कि ये वाला एरे है कॉन्केट हो चुका है। देन हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, con3। हम यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम ऐड करा रहे हैं A1 एंड A4 को। तो ये हमारा A1 है एंड ये हमारा A4 है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इन दोनों एरे को अगर हम कॉन्केट करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ एक्सिस 1 पे ही कर सकते हैं। हम इन दोनों को अगर एक्सिस 0 पे ज्वाइन कराना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हम इसको रन करके देख लेंगे। एरे क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि ये हमारा एरे 1 है और इसके बाद हमारा एरे 4 कॉन्केट हो चुका है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने दिया हुआ है con4 और यहाँ पे हम कॉन्केट करा रहे हैं A5 को A1 के साथ। और यहाँ पे हम देंगे एक्सिस 0, क्योंकि हम इन दोनों को एक्सिस 0 पे ही कॉन्केट करा सकते हैं। अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने A5 को और A1 को पहले भी कॉन्केट किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने A1 पहले दिया था, A5 बाद में दिया था। यहाँ पे हमने A5 पहले दिया है और A1 बाद में दिया है। तो अगर हम A5 पहले लिखेंगे तो A5 में जो भी हमारे एलिमेंट्स थे वो पहले डिस्प्ले होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम अपना 6th एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमने ट्रांसपोज किया हुआ है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एरे का नेम, देन np डॉट concatenate, और हम यहाँ पे कॉन्केट करा रहे हैं A1 को एंड A5 को, और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स A5 को ट्रांसपोज करा रहे हैं, यानी जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है, जो हमारा ये वाला एरे है, इसको हम ट्रांसपोज करा रहे हैं, यानी जो हमारे ये रोज़ हैं ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर हम किसी एरे को ट्रांसपोज करते हैं तो। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इन दोनों को कॉन्केट करा रहे हैं एक्सिस 1 पे। पहले हमने इनको जब कॉन्केट कराया था स्टूडेंट्स तो हमने इनको एक्सिस 0 पे कराया था, क्योंकि हम एक्सिस 0 पे ही करा सकते थे। लेकिन अगर हम इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये वाला जो एरे होगा वो इस एक्सिस पे भी जॉइन हो पाएगा। चलिए, ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम एरे को प्रिंट करा के देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ये A5 एरे था वो ट्रांसपोज हो चुका है, उसकी जो रोज़ थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है और हमने उसको एक्सिस 1 पे भी जॉइन करा दिया है। अब हम एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमने एक्सिस इक्वल्स टू नन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ज्वाइन करा रहे हैं A1 को A4 के साथ, और हमने यहाँ पे एक्सिस दिया है नन।
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू नन देते हैं तो ये दोनों ही एरे कॉन्केट हो जाएंगे, यानी A1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1, ये जो हमारा ये एरे था ये 1D एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये फ्लैट हो जाएगा। और देन हमारा जो सेकंड एरे है A4 वो भी फ्लैट हो जाएगा और इस वाले एरे के बाद कॉन्केट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स हम कॉन्केटनेट फंक्शन का यूज़ करके जॉइनिंग सीख चुके हैं। अब हम एच स्टैक और वी स्टैक फंक्शन का यूज़ करके एरेज़ को कंबाइन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एच स्टैक फंक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एरे लिए हुए हैं। पहले एरे के एलिमेंट्स हैं 9 8 7 एंड 6 एंड सेकेंड एरे के एलिमेंट्स हैं 6 5 7 एंड 2। अगर हम एच स्टैक फंक्शन का यूज़ करके इन दोनों एरेज़ को ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों एरे हॉरिजॉन्टली ज्वाइन हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स हम वी स्टैक फंक्शन का यूज़ करके इन दोनों एरेज़ को ज्वाइन करना चाहें तो ये दोनों एरेज़ वर्टिकली ज्वाइन होंगे। चलिए इन दोनों फंक्शंस का सिंटैक्स देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम numpy लाइब्रेरी के आइडेंटिफायर को लिखते हैं, देन हम यहाँ पे एच स्टैक फंक्शन को लिखेंगे और देन स्टूडेंट्स पैरेंथेसिस के अंदर हम उन एरेज़ को लिखेंगे जिन एरेज़ को हम ज्वाइन करना चाहते हैं। सेम एज इट इज़ हम वी स्टैक फंक्शन के साथ भी करेंगे। पहले हम numpy लाइब्रेरी के आइडेंटिफायर का नेम देंगे, देन हम वी स्टैक फंक्शन लिखेंगे, देन स्टूडेंट्स पैरेंथेसिस के अंदर हम उन एरेज़ को लिखेंगे जिनको कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हम एच स्टैक फंक्शन का यूज़ करके एरेज़ को ज्वाइन कर रहे हैं तो जिन एरेज़ को हम ज्वाइन कर रहे हैं वो दोनों ही एरेज़ वर्टिकल साइज़ में सेम होने चाहिए, अदरवाइज़ हमारा एरे ज्वाइन भी नहीं होगा और एरर डिस्प्ले होगी। सेम ऐसे ही अगर हम वी स्टैक फंक्शन का यूज़ करके एरेज़ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारे जो एरेज़ हैं जिनको हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल साइज़ में सेम होने चाहिए, अदरवाइज़ एरर शो होगी। चलिए स्टूडेंट्स इन दोनों फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम एच स्टैक और वी स्टैक फंक्शन को प्रैक्टिकली देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम एच स्टैक फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमारे जो एरेज़ होंगे वो हॉरिजॉन्टली ज्वाइन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये एरे 1 ले लेते हैं और इसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं A3 के साथ तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर हम वर्टिकली करते हैं तो हम इसको वर्टिकली सिर्फ इसके साथ कर सकते हैं, हम और किसी एरे के साथ इसको वर्टिकली ऐड नहीं कर पाएंगे, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और जब हम इन दोनों एरेज़ को वर्टिकली ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एरे यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। इस एरे को और इस एरे को यानी A1 को और A4 को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली ज्वाइन होंगे और ये वाला एरे यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। चलिए इन दोनों फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एच स्टैक फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे। इसके लिए मैं एक नया एरे क्रिएट कर रही हूँ A1, देन हम देंगे np.hstack जो कि हमारे फंक्शन का नेम है। देन स्टूडेंट्स पैरेंथेसिस के अंदर हम उन दोनों एरेज़ को लिखेंगे जिनको हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे मैं ज्वाइन कर रही हूँ A1 को और A3 को। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये कमांड हमारी रन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम A1 को प्रिंट करा के देखेंगे। यस, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे ये दोनों ही एरे, ये हमारा A1 एरे था और ये हमारा A3 एरे था, दोनों ही एरे ज्वाइन हो चुके हैं यूजिंग एच स्टैक फंक्शन और ये दोनों एरे हॉरिजॉन्टली ज्वाइन हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि क्या हम इस A1 को किसी और के साथ ज्वाइन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। यस स्टूडेंट्स, हम इसको इसके साथ भी हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इसको भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ज्वाइन कर रहे हैं A1 को A4 के साथ और ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स।
और जब आप इसको रन करके देखेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा ये वाला एरे A1 का है और ये वाला एरे हमारा A4 है और ये दोनों ही एरे ज्वाइन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम वी स्टैक फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे। जब हम वी स्टैक फंक्शन का यूज़ करते हैं तो जो एरेज होंगे वो वर्टिकली ज्वाइन होंगे। तो हम कौन कौन से एरेज को वर्टिकली ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम इसको इसके साथ वर्टिकली ज्वाइन कर सकते हैं। क्या यहाँ पे कोई ऐसा और एरे है जिसको हम वर्टिकली ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, और कोई एरे नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें डायमेंशन देखें तो इसका डायमेंशन इसके साथ ही मैच हो रहा है। तो चलिए हम वी स्टैक फंक्शन का यूज़ करके भी देखते हैं। तो मैंने दिया है A3 np डॉट वी स्टैक और यहाँ पे हम अपने एरे का नेम देंगे A1 एंड A5। तो स्टूडेंट्स ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम A3 को प्रिंट करा के देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमारे दोनों एरे थे A1 और A5 ये दोनों वर्टिकली ज्वाइन हो चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको एच स्टैक और वी स्टैक दोनों ही फंक्शंस क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सॉर्टिंग ऑफ नमपाई एरेज। स्टूडेंट्स नमपाई एरे को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि इसके एलिमेंट्स को हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज करना। ये ऑर्डर असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है। नमपाई एरे में जो बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। स्टूडेंट्स हम सॉर्टिंग 1D एरे पे भी परफॉर्म कर सकते हैं और 2D एरे पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम 1D एरे पे सॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक 1D एरे क्रिएट कर लेते हैं। देन उस एरे पे हम सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने एक एरे क्रिएट किया हुआ है एरे 4 और फिर मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए लिखा हुआ है एरे का नेम और यहाँ पे मैंने सॉर्ट फंक्शन लिखा हुआ है। और देन जब आप इस एरे को प्रिंट करा के देखेंगे तो आपके सामने जो एरे प्रिंट होगा वो सॉर्टेड होगा। स्टूडेंट्स 1D एरे की तरह ही हम 2D एरे पे भी सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। 2D एरे पे जो सॉर्टिंग होती है या तो वो रो वाइज होती है या तो वो कॉलम वाइज होती है। अगर हमने एक्सेस इक्वल्स टू 1 दिया है तो इसका मतलब होता है कि जो सॉर्टिंग परफॉर्म होगी वो रो वाइज होगी, और अगर हमने एक्सेस इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि सॉर्टिंग कॉलम वाइज होगी। अगर हम एक्सेस नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टिंग होगी वो रो वाइज होगी। दोनों ही टाइप की सॉर्टिंग को यानी 1D एरे की सॉर्टिंग को और 2D एरे की सॉर्टिंग को हम थ्रू एग्जांपल समझते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ऑलरेडी 2 एरे क्रिएट कर चुकी हूँ। एरे 4 जो कि एक 1D एरे है एंड एरे 5 जो कि एक 2D एरे है। तो सबसे पहले हम एरे 4 पे यानी 1D एरे पे सॉर्टिंग परफॉर्म करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें देना होता है एरे का नेम, देन हम सॉर्ट यानी अपने सॉर्ट फंक्शन का नेम देंगे। देन हमारी ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम इस एरे को प्रिंट करा के देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरे प्रिंट हो चुका है और ये एरे सॉर्ट भी हो चुका है। तो अब हम 2D एरे पे सॉर्टिंग परफॉर्म करके देखेंगे। यहाँ पे हमारे एरे का नेम है एरे 5। तो सबसे पहले हम अपने एरे का नेम देंगे जो कि एरे 5 है। देन हम सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक्सेस देना होता है। अगर हम यहाँ पे एक्सेस नहीं दे रहे हैं तो एक्सेस की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ 0, तो इसका मतलब ये है कि हम इस एरे को कॉलम वाइज सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो अब हम अपने एरे को प्रिंट करा के देखेंगे। तो यहाँ पे हम देंगे एरे का नेम। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो हमारा एरे है वो सॉर्ट हो चुका होगा कॉलम वाइज। ये हमारा एरे था जो हमने क्रिएट किया था और सॉर्टिंग के बाद हमारा एरे कुछ ऐसा है। यानी आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला कॉलम है ये सॉर्ट हो चुका है। सबसे पहले -5 है, देन 10 है, देन 30 है। इस वाले में फर्स्ट हमारा 7 है, देन 1 है, देन 1 है, और इसमें हमारा सबसे पहले है -1, देन 0, देन 200। तो इस तरीके से आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारा 2D एरे भी सॉर्ट हो चुका है और ये सॉर्टिंग कॉलम वाइज हुई है। देन हम रो वाइज सॉर्टिंग देखेंगे।
इसके लिए हम सबसे पहले देंगे एरे का नेम, देन हम सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम एक्सेस नहीं स्पेसिफाई करेंगे। तो अगर हम एक्सेस नहीं भी देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रो वाइज ही सॉर्ट होता है। अब हम अपने एरे को प्रिंट करा के देख लेंगे स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये एरे है अब ये रो वाइज सॉर्ट हो चुका है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स कि जो हमने ये 1D एरे सॉर्ट किया था ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट किया था। स्टूडेंट्स नमपाई एरे में ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता है जिसका यूज़ करके हम एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकें। यानी जो सॉर्ट फंक्शन होता है उसमें कोई भी ऐसा आर्गुमेंट नहीं होता है जिसका यूज़ करके हम एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकें। अगर हमें एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम सॉर्ट करते हैं अपने एरे को, यानी हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं और फिर हम उस एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लिटिंग नमपाई एरेज। स्टूडेंट्स नमपाई एरेज को हम 2 या 2 से ज़्यादा सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम किसी एग्जिस्टिंग एरे को 2 या 2 से ज़्यादा सब एरेज में डिवाइड करते हैं या ब्रेक करते हैं तो इस प्रोसेस को हम स्प्लिटिंग बोलते हैं। जो सबसेट हमारे बनते हैं यानी कि स्प्लिटिंग के बाद जो भी हमारे सबसेट क्रिएट होते हैं वो सबसेट 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो कंटीन्यूअस होते हैं या तो फिर नॉन कंटीन्यूअस होते हैं। अगर वो कंटीन्यूअस होते हैं तो उनको मेमोरी में एक कंटीन्यूअस स्पेस मिलता है, और अगर वो नॉन कंटीन्यूअस होते हैं तो उनको मेमोरी में जो स्पेस मिलता है वो नॉन कंटीन्यूअस होता है। स्टूडेंट सबसे पहले हम कंटीन्यूअस स्प्लिटिंग को स्टडी करेंगे। कंटीन्यूअस स्प्लिटिंग में जो सब एरे बनता है वो खुद में एक एनडी एरे ही होता है। तो जो कंटीन्यूअस स्प्लिटिंग होती है उसके लिए नमपाई लाइब्रेरी 3 फंक्शंस प्रोवाइड करती है, स्प्लिट, एच स्प्लिट एंड वी स्प्लिट। चलिए इन तीनों फंक्शंस को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्प्लिट फंक्शन को। स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके हम किसी एग्जिस्टिंग एरे को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली डिवाइड कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हम वहाँ पे एक्सिस क्या दे रहे हैं। स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके हम किसी एरे को इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और नॉन इक्वल सब एरेज में भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देते हैं अपने नमपाई लाइब्रेरी का आइडेंटिफायर, देन हम स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे, देन पैरेंथेसिस के अंदर हमें 3 आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा एरे, ये उस एरे का नाम है जिसको कि हम स्प्लिट करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे है n, ये n वो वैल्यू है जितने पार्ट्स में हम अपने एरे को डिवाइड करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है 1D एरे। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम 1D एरे देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो एरे है वो अनइक्वल सब एरेज में डिवाइड होगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट होता है स्टूडेंट एक्सिस। एक्सिस की वैल्यू आप 0 भी दे सकते हैं और 1 भी दे सकते हैं। अगर आप एक्सिस इक्वल्स टू 0 देते हैं तो जो स्प्लिटिंग होगी वो हॉरिजॉन्टली होगी, यानी आप वर्टिकल एक्सिस पे डिवीज़न कर रहे हैं। और अगर आप एक्सिस इक्वल्स टू 1 देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो स्प्लिटिंग करना चाह रहे हैं वो आप वर्टिकली करना चाह रहे हैं और जो स्प्लिटिंग होगी वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 1D एरे की स्प्लिटिंग देख लेते हैं कि हम 1D एरे को कैसे स्प्लिट करेंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। एरे का नेम ले रही हूँ मैं AR, और यहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ देनी है वो 11 to 20 देनी है। तो स्टूडेंट्स एरे क्रिएट हो चुका है। अब हम इस पर स्प्लिटिंग परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए मैंने न्यू एरे लिया है AR1, देन हम देंगे np.split, ये हमारा फंक्शन का नेम है। देन स्टूडेंट्स हम इस एरे का नेम देंगे जिसको कि हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है एरे का नेम। देन स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में हम 2 चीज़ें दे सकते हैं, या तो हम यहाँ पे कोई डिजिट दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो ये वाला एरे है अगर हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कोई नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस एरे को
2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे दूंगी 2 और इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो ये वाला एरे था ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे 2 की जगह 5 लिख देंगे तो आपका ये एरे 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये हमारी वही n की वैल्यू है जो हमने सिंटैक्स में देखी थी। यहाँ पे n जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट होता है उसमें हम 2 वैल्यू दे सकते थे, या तो कोई एक न्यूमेरिक नंबर या फिर यहाँ पे हम कोई 1D एरे भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक 1D एरे का यूज़ करके देखते हैं। तो मैंने दिया है AR2 np.split और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हम देंगे अपने एरे का नेम और देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कोई 1D एरे देंगे। मैंने दिया है 2,6 अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल और अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। ओके अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो ये हमारा एरे स्प्लिट हो चुका है। अब हम इस AR2 को प्रिंट करा के देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो आपका ये एरे था ये वाला ये 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में आपका 11 एंड 12 है, सेकेंड पार्ट में 13, 14, 15 एंड 16 है एंड लास्ट पार्ट में 17, 18, 19 एंड 20 है। चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो डिवीज़न हुआ है ये किस तरीके से हुआ है। तो हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग के लिए लिया था एक 1D एरे 2,6, तो वही हमने यहाँ पे भी लिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो इस 2 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब हमारा पहला डिवीज़न होगा तो वो डिवीज़न किस बेसिस पे होगा, स्टार्टिंग हमारी 0 से होगी और जो हमारी ये मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम एक रेंज दे रहे हैं और रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। तो रेंज हमारी 0 से 2 की होगी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 2 तो कंसीडर होगा नहीं, तो यहाँ पे जो रेंज होगी वो 0 और 1 की होगी। तो 0th इंडेक्स का एलिमेंट और 1 इंडेक्स का एलिमेंट यहाँ पे हमारा अलग डिवाइड हो जाएगा। देन सेकेंड पार्ट में क्या होगा स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट की रेंज होगी 2 to 6। तो यहाँ पे 6 तो कंसीडर होगा नहीं, तो सेकेंड इंडेक्स के एलिमेंट से लेके 5th इंडेक्स के एलिमेंट तक इस एरे में आ जाएंगे। तो सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट होगा 13, देन 14, देन 15, देन एंड 16। तो ये 4 एलिमेंट्स आपके 1 एरे में आ जाएंगे। देन आपका जो लास्ट पार्ट होगा उसका क्या मतलब होगा कि आपकी जो ये रेंज स्टार्ट होगी ये 6 से होगी और ये बाद का कंप्लीट एरे इंक्लूड करेगी। तो 6th इंडेक्स का एलिमेंट होगा स्टूडेंट 17 और उसके बाद जो भी एरे बचा हुआ होगा वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये डिवीज़न 1D एरे का डिवीज़न कैसे हो रहा है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स कि अभी जैसे हमने यहाँ पे अपने एरे के 3 पार्ट्स किए हुए हैं, हम चाहें तो इन तीनों पार्ट्स को हम एक अलग अलग डिफरेंट हम अलग अलग एक सेपरेट एरे में भी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहीं पे हमारी स्प्लिटिंग हो रही थी इसको हम 3 अलग अलग एरे में डाल सकते हैं। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारा जो एरे है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा AR2 में आ जाएगा, सेकेंड पार्ट हमारा AR3 में आ जाएगा एंड थर्ड पार्ट हमारा AR4 में आ जाएगा। इसको हम रन करके देख लेंगे और देन इसको हम प्रिंट करके देखेंगे। अगर हम AR2 को प्रिंट करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट डिस्प्ले होगा। देन हम AR3 को प्रिंट करके देखेंगे। तो सेकंड पार्ट जो ये वाला पार्ट है स्टूडेंट्स वो इस एरे में स्टोर हो चुका है। देन हमारा थर्ड एरे है AR4। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है ये 4 एलिमेंट्स ये इस वाले एरे में स्टोर हो चुके हैं। स्टूडेंट्स 1D एरे की तरह ही हम 2D एरे पे भी स्प्लिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं और इसके लिए भी हम स्प्लिट फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली समझते हैं जिससे हमें ये और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम 2D एरे की स्प्लिटिंग देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक 2D एरे क्रिएट किया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है 24 और इन 24 एलिमेंट्स को हमने रिशेप किया हुआ है 4 रोज़ एंड 6 कॉलम्स पे।
तो चलिए अब हम इस पर स्प्लिटिंग परफॉर्म करके देखते हैं। हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं अपने नेक्स्ट एरे का नेम दूंगी एरे 1। देन हम स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन सबसे पहला आर्गुमेंट देंगे हम अपने एरे का नेम जिसको कि हम ब्रेक करना चाहते हैं। देन हम सेकंड आर्गुमेंट में एक एरे देंगे और यहाँ पे हम एक्सेस स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सेस इक्वल्स टू 0 चाहिए, क्योंकि हम अपने एरे को हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये सक्सेसफुली स्प्लिट हो चुका है और अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारा जो एरे है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ये डिवीज़न कैसे हुआ स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो रेंज थी स्टूडेंट्स वो थी हमारी 1,4। तो इसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहली रेंज होगी वो होगी 0 to 1 की। तो 0 to 1 का मतलब होगा स्टूडेंट्स कि हमारी जो फर्स्ट रो है सिर्फ वही डिस्प्ले होगी, यानी जो हमारी फर्स्ट रो है वही हमारे फर्स्ट पार्ट में आ जाएगी। देन हमारी जो रेंज कंसिडर होगी स्टूडेंट्स वो होगी 1,4 की, यानी फर्स्ट इंडेक्स की रो से लेके थर्ड इंडेक्स तक की रो हमारी नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाएंगी। तो इसमें हमारी फर्स्ट इंडेक्स की रो, देन सेकंड इंडेक्स की रो एंड देन थर्ड इंडेक्स की रो हमारी सेकंड पार्ट में आ जाएंगी। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में हमारा 4 से लेके और जो हमारे डायमेंशन का साइज़ है वो पूरा कंसीडर होगा। अब क्योंकि इस रेंज में कोई भी रो नहीं है तो इसलिए ये वाला पार्ट हमारा खाली हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये एक पार्ट बन चुका है और ये हमारा सेकंड पार्ट बन चुका है। तो अगर आप इनको चाहें तो आप इन दोनों को अलग अलग एरे में भी स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने सेकंड आर्गुमेंट में एक 1D एरे का यूज़ किया है। अगर हम अपने एरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो हम इस एरे की जगह पे कोई डिजिट भी दे सकते हैं। चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैंने दिया है AR2, देन np.split और सबसे पहले हम देंगे अपने एरे का नेम और यहाँ पे हम एक डिजिट देंगे जितने इक्वल पार्ट्स में हम अपने इस एरे को डिवाइड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है और अब हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारा एरे है वो 2 इक्वल पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो चुका है। अगर स्टूडेंट्स हम इस 2 की जगह पे 3 लिख के देखें तो यहाँ पे एरर जनरेट होगी, क्योंकि इस एरे को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस 3 की जगह अगर हम 4 देना चाहें तो हम 4 दे सकते हैं और जो हमारा एरे होगा वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा एरे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। स्टूडेंट्स अभी हमने 2D एरे को स्प्लिट करना सीखा था, लेकिन जो हमने स्प्लिटिंग की थी वो हमने एक्सिस 0 पे की थी। अब हम एक्सिस 1 पे भी स्प्लिटिंग करके देखेंगे कि हम एक्सिस 1 पे किस तरीके से स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम अपना पुराना वाला ही एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं और मैंने नेक्स्ट एरे का नेम दिया है एरे 2। देन मैंने दिया है स्प्लिट फंक्शन। देन हम अपने एरे का नेम देंगे जिसको कि हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं। देन यहाँ पे आप कोई नंबर देना चाहें, जितने इक्वल पार्ट्स में आप अपने एरे को डिवाइड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई 1D एरे भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ 2,6 एंड देन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक्सिस स्पेसिफाई करना होगा। मैंने एक्सिस दिया है 1। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सिस 0 होता है, लेकिन हमें अगर वर्टिकली डिवीज़न करना है तब हमें ये एक्सिस स्पेसिफाई करना होगा। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम इस एरे को प्रिंट करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो ये एरे था AR, ये वाला एरे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। चलिए एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से डिवीज़न हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो रेंज दी थी वो हमने रेंज दी थी 2 to 5 की। तो स्टूडेंट्स जो पहली हमारी रेंज कंसीडर होगी वो 0 to 2 की होगी। तो यहाँ पे 2 तो कंसीडर होगा नहीं स्टूडेंट्स, तो हमारे यहाँ पे जो
कॉलम डिस्प्ले होंगे वो 0th और 1th कॉलम, यानी कि 0th इंडेक्स वाला कॉलम और 1 इंडेक्स वाला कॉलम डिस्प्ले होगा, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है। देन नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारी रेंज होगी वो 2 to 5 की होगी, यानी कि सेकंड इंडेक्स के कॉलम से लेके 4th इंडेक्स के कॉलम तक हमारे सेकंड एरे में यानी सेकंड पार्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड इंडेक्स का कॉलम, देन थर्ड इंडेक्स का कॉलम एंड देन 4th इंडेक्स का कॉलम हमारा सेकंड पार्ट में आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स जो हमारी रेंज होगी लास्ट वाली वो होगी 5 और टू द डायमेंशन ऑफ द एरे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5th के बाद कोई भी यहाँ पे रेंज नहीं है, 5th के बाद यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं बचा हुआ है। तो इस वाले पार्ट में हमारा सिर्फ एक ही कॉलम डिस्प्ले होगा, जो कि यहाँ पे हमारा ये वाला है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एच स्प्लिट फंक्शन। एच स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके हम अपने एरे को हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कर सकते हैं। चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देंगे अपने नमपाई आइडेंटिफायर का नेम, देन हम यहाँ पे एच स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, और देन हम पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले आर्गुमेंट में अपने एरे का नेम देंगे जिसको कि हम ब्रेक करना चाह रहे हैं, और देन यहाँ पे हम कोई डिजिट लिखेंगे जितने पार्ट्स में हम अपने एरे को डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क परफॉर्म करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स एच स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। इसके लिए हमने अपना वही वाला एरे कंसीडर किया हुआ है जो हमने AR क्रिएट किया था, ये वाला एरे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम इस पे एच स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक न्यू एरे ले रही हूँ AR1, देन हम देंगे np.hsplit, और देन स्टूडेंट्स पैरेंथेसिस के अंदर हम देंगे एरे का नेम जिसको कि हम डिवाइड करना चाहते हैं, एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कोई डिजिट लिखेंगे जितने नंबर ऑफ़ पार्ट्स में हम अपने एरे को ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो मैंने लिखा है 2, तो यहाँ पे हमारा जो एरे ब्रेक होगा वो 2 पार्ट्स में हो जाएगा और वो हॉरिजॉन्टली होगा। तो अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स हमारा जो ये एरे है वो हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट हमारा ये वाला होगा एंड देन सेकंड पार्ट हमारा ये वाला होगा। देन स्टूडेंट्स अगर आप इस 2 की जगह 3 लिखेंगे तो आपका जो एरे होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 3 दे रहे हैं तो ये वाला एरे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 4 देते हैं तो यहाँ पे एरर जनरेट होगी क्योंकि हमारा ये वाला एरे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता है। और अगर हम यहाँ पे 6 देंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे 6 हैं। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 लिखने के बाद हमारा जो एरे का डिवीज़न हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको एच स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करना आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन है वी स्प्लिट फंक्शन। स्टूडेंट्स वी स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके हम एरे को वर्टिकली ब्रेक कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स होता है सबसे पहले हम अपने numpy लाइब्रेरी के आइडेंटिफायर का नेम देंगे, देन हम वी स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे, देन पैरेंथेसिस के अंदर हम सबसे पहले आर्गुमेंट में उस एरे का नेम देंगे जिसको कि हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। देन यहाँ पे n की वैल्यू देनी होती है, n की जो भी आप वैल्यू देंगे उतने ही सब पार्ट्स में आपका एरे वर्टिकली डिवाइड हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना वही वाला एरे ले लेते हैं जो हम पहले से क्रिएट कर चुके हैं, ये वाला। देन हम इस पर वी स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। तो मैंने अपने न्यू एरे का नेम दे दिया है, देन हम लिखेंगे np.vsplit, और देन पैरेंथेसिस के अंदर हम उस एरे का नेम देंगे जिसको कि हम ब्रेक करना चाहते हैं, और देन सेकंड आर्गुमेंट में हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्ट्स लिखेंगे, यानी इतने पार्ट्स में हम अपने एरे को वर्टिकली डिवाइड करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 2। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं स्टूडेंट्स, और अब हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारा एरे है वो इक्वल 2 पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड हो चुका है। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 3 देते हैं
तो एरर जनरेट होगी क्योंकि हम इसको वर्टिकली 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एरर जनरेट हो रही है। अगर हम इस 3 की जगह पे 4 दे देंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हम इस एरे को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको भी स्प्लिट फंक्शन क्लियर हो गया होगा। इस कंडीशन में इस ARY एरे के हर एलिमेंट को 5 से डिवाइड करके देखा जाएगा कि क्या वो 5 से डिवाइड हो रहा है, और अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमें आंसर मिलेगा ट्रू, और अगर वो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आंसर मिलेगा फॉल्स। स्टूडेंट्स जब आप इस कंडीशन को प्रिंट करा के देखेंगे तो आपके सामने एक 2D एरे डिस्प्ले होगा जिसमें आपको आंसर ट्रू और फॉल्स में मिलेगा। और स्टूडेंट्स जब आप जो हमारा ये एक्सट्रैक्ट फंक्शन होता है, जब आप एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो जब आपके सामने रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है तो वो हमेशा 1D एरे की फॉर्म पे डिस्प्ले होता है। स्टूडेंट्स हम कंटीन्यूअस वे में स्प्लिटिंग करना सीख चुके हैं, अब हम नॉन कंटीन्यूअस वे में स्प्लिटिंग करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स किसी एग्जिस्टिंग नमपाई एरे पे आप किसी कंडीशन को अप्लाई करके उससे उस कंडीशन के बेसिस पे कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो कंडीशन हम स्पेसिफाई करते हैं वो कंडीशन उस एग्जिस्टिंग एरे के हर एलिमेंट पे अप्लाई होती है, और जो भी एलिमेंट इस क्राइटेरिया को, इस कंडीशन के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं वही हमारे सब एरे एलिमेंट का पार्ट होते हैं। और स्टूडेंट्स जो भी एलिमेंट इस कंडीशन के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं वही एलिमेंट्स हमारे सब एरे का पार्ट होते हैं। नमपाई लाइब्रेरी में नॉन कंटीन्यूअस वे में एक्सट्रैक्टिंग के लिए एक फ़ंक्शन होता है जो कि एक्सट्रैक्ट फंक्शन है। चलिए एक्सट्रैक्ट फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम नमपाई लाइब्रेरी के आइडेंटिफायर का नेम देते हैं, देन हम एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इस एक्सट्रैक्ट फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा कंडीशन होता है और सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा वो एरे होता है जिसको कि हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हमने एक कंडीशन दी हुई है। इस कंडीशन में क्या स्टोर होने वाला है स्टूडेंट्स, ARY ये हमारा एक एरे है और इसके हर एक एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं कि इसका कौन कौन सा एलिमेंट एरे 5 से डिविजिबल है। तो इसके वो सारे एलिमेंट हमारे सब एरे का पार्ट होंगे जो कि 5 से डिवाइड होंगे। और स्टूडेंट्स आपको ये यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्सट्रैक्ट फंक्शन होता है जब वो रिज़ल्ट को रिटर्न करता है तो जो वो रिज़ल्ट देता है वो एक 1D एरे की फॉर्म पे होता है। तो स्टूडेंट्स हम एक्सट्रैक्ट फंक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक कंडीशन ले लेते हैं। मैंने कंडीशन दी है, यहाँ पे हमारी कंडीशन का नेम है कंडीशन यानी con1, और देन मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगी np.mode, और यहाँ पे हम अपना वही पुराना वाला AR एरे ले रहे हैं और हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 5 से। तो स्टूडेंट्स हमारी ये कंडीशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये जो कंडीशन होगी जब ये हमारे इस एरे पे अप्लाई होगी तो के हर एलिमेंट का जो रिज़ल्ट आएगा वो ट्रू या फिर फॉल्स में आएगा। जो एलिमेंट 5 से डिविजिबल है उसकी जगह पे ट्रू लिखा हुआ होगा और जो एलिमेंट 5 से डिविजिबल नहीं है वहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आएगा। तो इस तरीके से जब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे हमारे एरे पे तो जो हमारा एरे डिस्प्ले होगा वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म पे होगा। अब हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके लिए मैंने एक न्यू एरे ले लिया है और अब हम देंगे np.extract और यहाँ पे हम देंगे अपनी कंडीशन जो कि प्रेजेंट टाइम पे हमने ये वाली ली हुई है और इसमें हमारा ये वाला रिज़ल्ट ऑलरेडी स्टोर हुआ है। और देन हम देंगे अपने एरे का नेम जो कि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में भी लिया हुआ था। स्टूडेंट्स ये वाला एरे हमने दिया हुआ है
और अब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो AR1 में स्टोर हो चुका है। अब हम इस AR1 को प्रिंट करा के देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सामने जो रिज़ल्ट आया है वो 1D एरे की फॉर्म पे आया है और वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं जो कि इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट अ 2D एरे कॉल्ड myArray4 using a range function having 14 rows and 3 columns with start value -1 and step value 0.25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक 2D एरे क्रिएट करना है जिसका नेम होगा myArray2 और इसको क्रिएट करने के लिए हमें अरेंज फंक्शन का यूज़ करना है और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी 14 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे 3 और इसमें स्टार्ट वैल्यू होगी -1 से और इसमें स्टेप साइज़ होगा 0.25 का। तो इसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने एरे का नेम दिया हुआ है, देन मैंने अरेंज फंक्शन में आर्गुमेंट में 3 आर्गुमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहला है हमारा स्टार्ट वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई की हुई थी -1 है। देन मैंने स्टूडेंट्स दी हुई है स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू मैंने दी है 9.5। स्टूडेंट्स ये 9.5 कहाँ से आया है? ये जो हमारी ये नंबर ऑफ़ रोज़ थी 14 और जो हमारी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 3, तो स्टूडेंट्स 14 × 3 होगा आपका 42, यानी कि इस एरे में जो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चाहिए वो 42 होने चाहिए। तो जब हम 0.25 की स्टेप वैल्यू को कंसिडर करके हम 42 एलिमेंट तक पहुँचेंगे तो हमारी स्टॉप वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग 9.5 ही आएगी स्टूडेंट्स। तो मैंने वही कैलकुलेट करके 9.5 यहाँ पे स्टॉप वैल्यू दी हुई है। देन यहाँ पे स्टेप वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई किया हुआ था 0.25। देन इस एरे को जो हमारा ये अरेंज फंक्शन से एरे क्रिएट होगा वो 1D एरे होगा और इसको 2D एरे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने रिशेप फंक्शन का यूज़ किया है। तो रिशेप फंक्शन में मैंने नंबर ऑफ़ रोज़ दी हैं 14 एंड मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम्स दिए हैं 3। तो जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को रन करेंगे आपका एरे क्रिएट हो चुका होगा और जब आप इस एरे को प्रिंट करा के देखेंगे तो आपके सामने एक 14 × 3 का एरे रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नमपाई एरे को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।